नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। देश में कोरोना के मामले एक तरफ कम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इन्होंने डराने वाली रफ्तार पकड़ ली है। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में कोरोना मामलों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। यानी कि देश में अगर खतरा घट रहा है तो दिल्ली में कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। एक तरफ देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी में कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि नए मामलों का रिकॉर्ड बन गया है। मंगलवार को ही 4,853 मामलों के साथ दिल्ली ने नया रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद बुधवार का दिन और भी ज्यादा दहलाने वाला रहा। दिल्ली में कोरोना की सुपर स्पीड, एक दिन में 5,673 कोरोना मामले, टूट गए कोरोना केस के सारे रिकॉर्ड। बुधवार को पहली बार दिल्ली में कोरोना मामलों का आंकड़ा इतनी ऊंचाई पर गया। जाहिर तौर पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब जरा देश भर के आंकड़ों के साथ दिल्ली की तुलना कीजिए। बुधवार को देश में कोरोना के 43,000 मामले सामने आए और अकेले दिल्ली में 5,673 मामले आ गए। यानी देश के 13% मामले अकेले दिल्ली में थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कोरोना कैसे बेकाबू हो रहा है। नहीं, हम कंटेनमेंट पे पूरा फोकस कर रहे हैं। हम एक एक आदमी जो भी पॉजिटिव आता है सबके कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं, उनको कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। पूरी तरह से हम सतर्क हैं। जो कोरोना है ख़त्म होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा है, और जब तक इसकी दवाई या वैक्सीन नहीं निकलती है तब तक हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बचाव की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार लाख इंतजामों का दावा करे, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली में संभलने की जरूरत है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। बालाकोट पर हमले के बाद पाकिस्तान ने कुछ घंटों के भीतर ही बंदी हमारे वायुसेना के लड़ाकू पायलट अभिनंदन को रिहा कर दिया था। आखिर पाकिस्तान क्यों ऐसा करने पर मजबूर हो गया था? अब 1.5 साल के बाद इसकी पूरी हकीकत सामने आई है। ऐसी हकीकत जो बताती है भारत का दमखम। आप भी देखिए। कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। भारत के जोश, जज्बे और हिम्मत का ये चेहरा तो आपको याद ही होगा। भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसकी हिमाकतों का जवाब दिया था, और भारतीय वायुसेना के इस जांबाज पायलट ने पाक एयर स्पेस में घुसकर उसके F-16 को मार गिराया था। लेकिन इसके बाद अभिनंदन को पाक में बंदी बना लिया गया था। असली क्लाइमैक्स कुछ घंटों के बाद ही देखने को मिला, जब पाकिस्तान को पूरी इज्जत के साथ अभिनंदन को रिहा करना पड़ा था। पाकिस्तान ने जताया ये था कि वो नेक नियति और संबंध सुधारने के लिए अभिनंदन को रिहा कर रहा है, लेकिन अब पूरे मामले की असली हकीकत सामने आई है। ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आप गर्व से भर उठेंगे। तब भारत से डर गया था पाकिस्तान। पाक के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। बाजवा की पेशानी पर पसीना था। डर के मारे पाक ने अभिनंदन को रिहा किया था। इन बातों पर हैरत में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे दावे भारत ने नहीं किए। ये पूरी कहानी, भारत की हिम्मत की ये पूरी दास्तान असल में पाकिस्तान के ही नेशनल असेंबली में बयान हुई है। 1.5 साल बाद पाकिस्तान के इस डर का मुकम्मल खुलासा हुआ है। पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने
असेंबली में खड़े होकर बयान दिया कि अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तान ने डर के मारे की थी। डर था भारत का और मोदी सरकार का। सादिक ने तो यहाँ तक कहा कि उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था। जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी कहा कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत के खौफ में भारत को खुश करने के लिए छोड़ा था। आर्मी चीफ ने, जनरल कमर बाजवा साहब ने वहाँ पे ये ब्रीफिंग दी और अभिनंदन के रिलीज करने के ज़रूरत पे जोर दिया और इस बात का इम्प्रेशन दिया गया कि इसके की अपीजमेंट का कोई ना कोई जो है मस्बत असरात जो है भारत की तरफ से आएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पिछले साल 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविर पर हवाई हमला बोल दिया था। पाकिस्तान ने इसके बाद अपने एयर स्पेस में विमानों की मूवमेंट रोकी थी। इसके पीछे भी उसका भारत के हमले का डर था और अब खुद पाकिस्तान की तरफ से ये साफ हो गया है कि वो और उसके हुक्मरान किस हद तक भारत से डरे थे और अगर पाकिस्तान डर गया था तो ये डर अच्छा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आजकल नया शौक चढ़ा है मुस्लिम देशों के नेता बनने का। जी हां, इमरान खान ने मुस्लिम देशों के प्रमुखों को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और पैगंबर मोहम्मद के कार्टून और कुरान के अपमान के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। मतलब यह है कि कंगाल मुल्क के पीएम पूरी दुनिया के मुसलमानों का चौधरी बनना चाहता है। दुनिया भर के मुसलमान नाराज हैं। फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम देशों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस नाराजगी में मौका नजर आया और वो दुनिया भर के मुसलमानों का नेता बनने की कवायद में जुट गए। इमरान खान ने मुस्लिम देशों के नेता को बाकायदा चिट्ठी लिखी और पश्चिम देशों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उधार के पैसे से गुजर बसर करने वाले देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के प्रमुखों को लिखा। हाल ही में शीर्ष नेतृत्व का बयान और कुरान के अपमान की घटनाएं यूरोप में इस्लाम से बढ़ते डर का प्रतिबिंब है, जहां बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। दरअसल इमरान खान की नाराजगी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रांस पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों को नहीं रोकेगा। अपनी चिट्ठी में इमरान ने यूरोपीय देशों को चेतावनी वाले लहजे में लिखा, मुझे लगता है कि इन देशों का नेतृत्व अक्सर इस बात को समझने में भूल कर बैठता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान पैगंबर मोहम्मद और कुरान से कितना प्यार करते हैं। दरअसल फ्रांस से शुरू हुआ विवाद और मैक्रों का रवैया पूरी दुनिया के मुसलमानों को नागवार गुजर रहा है। मध्य पूर्व देशों से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों ने फ्रेंच सामानों का बहिष्कार कर दिया है और इमरान खान मुसलमानों के आक्रोश को कैश करने में लग गए हैं। आतंक के भाईजान ने कभी आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन मुसलमानों का चौधरी बनकर यूरोपीय देशों को धमका जरूर रहे हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा, इस्लाम, ईसाई या जूडा धर्म में कुफ्र किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। अब वक्त आ गया है जब मुस्लिम देशों के नेताओं को पूरी दुनिया, खासकर पश्चिमी देशों को ये संदेश देना होगा कि इस्लाम और पैगंबर पर हमले हर हाल में बंद हों। पाकिस्तान के पीएम के भीतर पूरी दुनिया के मुसलमानों का नेता बनने का कीड़ा किस कदर कुलबुला रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुस्लिम देशों के नेताओं से पहले वो फेसबुक के सर्वेसर्वा मार्क जुकरबर्ग को भी चिट्ठी लिख चुके हैं। अपनी चिट्ठी में इमरान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्लामोफोबिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। दिलचस्प ये कि जुकरबर्ग को लिखी चिट्ठी में आतंक के भाईजान ने CAA और NRC का भी जिक्र किया था। इमरान खान ने लिखा, CAA और NRC मुस्लिम विरोधी कानून है।
इस तरह के उपाय साथ ही मुसलमानों की हत्या और कोरोना वायरस के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराना इस्लामोफोबिया की घिनौनी घटना का सबूत है। पाकिस्तान अपने आप को बोलता है जी मैं इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान हूँ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हूँ, तो वो अपने आप जोड़ देता है इस्लामिक रिपब्लिक को और टेररिज्म को, और उसके बाद बोलता है कि जी पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया हो रहा है। फेसबुक अपने आप तो कोई पोस्ट जनरेट नहीं करता है, लोग लिखते हैं। और लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये महसूस हो रहा है, और जब लोगों को महसूस होता है तब पूरे वर्ल्ड में ये लिखा जाता है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री FATF से मिले झटके को पचा नहीं पा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने जो ढीला रवैया अपनाया हुआ है, उसको लेकर पश्चिमी देशों की नाराजगी को काउंटर करने के लिए इमरान खान ने नया बहाना ढूंढ लिया है, जिसमें उन्हें टर्की का पूरा साथ मिल रहा है। टर्की ने FATF में भी इमरान का साथ दिया और यूरोपीय देशों के खिलाफ मुहिम में भी साथ दे रहा है। आज तक ब्यूरो। पिछले कुछ दिनों से इस्लामोफोबिया को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों को रोकने की मांग उठ रही है। विवाद की जड़ में फ्रांस है, जहां एक शिक्षक की हत्या कर दी गई। अब पूरी दुनिया के मुसलमानों में फ्रांस के खिलाफ जोरदार नाराजगी है। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर बवाल बढ़ रहा है, इस्लामोफोबिया को लेकर विवाद बढ़ रहा है और यूरोपीय देशों खासकर फ्रांस के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा बढ़ रहा है। पूरे हंगामे की जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। 16 अक्टूबर को फ्रांस में 47 साल के एक शिक्षक पैटी की स्कूल के बाहर ही हत्या कर दी गई। पैटी की हत्या करने वाला 19 साल का शख्स था जो चेचन्या में पैदा हुआ था। बताया जाता है कि पैटी नागरिक ने शास्त्र की कक्षा में अपने छात्रों को पैगंबर के कार्टून दिखाए थे, जिसको लेकर भारी नाराजगी थी। पैटी की हत्या के बाद फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दूसरी ओर मुस्लिम देशों में भी पैगंबर के कार्टूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और कार्टूनों पर पाबंदी की मांग जोर पकड़ने लगी। लेकिन जब मारे गए शिक्षक पैटी को श्रद्धांजलि देने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहुंचे तो उन्होंने साफ कर दिया कि फ्रांस पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों को नहीं रोकेगा और फ्रांस का भविष्य कभी इस्लामवादियों के पास नहीं होगा। मैक्रो के बयान के बाद दुनिया भर के मुसलमानों का गुस्सा और भड़का। मध्य पूर्व के देशों से लेकर पाकिस्तान तक के कारोबारियों ने प्रदर्शन किया और फ्रांस के सामानों के बहिष्कार की मांग करने लगे। टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने एक भाषण के दौरान मैक्रों पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा, मैक्रों कहे जाने वाले इस व्यक्ति की समस्या क्या है? उन्हें मानसिक स्तर पर उपचार की आवश्यकता है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने पैगंबर का अपमान करने वाले कार्टून के प्रकाशन की निंदा की। कुवैत में सुपरमार्केट ने बहिष्कार अभियान का समर्थन करने के लिए अपनी दुकानों से फ्रांसीसी उत्पादों को निकालना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जाने लगा और लोगों ने मैक्रों पर इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाया। टर्की और दूसरे इस्लामिक देशों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भला कहाँ पीछे रहने वाले हैं? इससे कहाँ मतलब कि देश की हालत पस्त है? इसकी कहाँ फिक्र कि आतंकवाद को लेकर किरकिरी हो रही है? लेकिन इस बात की फिक्र जरूर है कि पश्चिमी देशों के खिलाफ मुस्लिम देशों को एक साथ लाना है। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। हरियाणा सरकार ने निकिता मर्डर केस की जांच के लिए SIT बनाई है। बुधवार को उसने जांच शुरू कर दी है। इस बीच क्राइम ब्रांच ने तौसीफ और रेहान से पूछताछ भी की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कई अहम सबूत जुटा लिए हैं।
तौसीफ ये बताइए गोली क्यों मारी थी? तौसीफ गोली क्यों मारी थी? तौसीफ गोली क्यों मारी थी? तौसीफ निकिता का मर्डर करने वाले तौसीफ पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस के पास उसके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज है। वहीं वो देसी कट्टा भी उसने बरामद कर लिया है जिससे उसने निकिता की हत्या की थी और भागने की जल्दी में मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने वो i20 कार भी अपने कब्जे में ले लिया है जिसका इस्तेमाल वारदात के लिए किया गया था। लेकिन तौसीफ का मोबाइल फोन पुलिस को अब तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि उसने सबूत मिटाने के लिए अपना फोन तोड़ दिया और उसे किसी अज्ञात जगह पर फेंक दिया। क्राइम ब्रांच की टीम फोन बरामद करने के लिए उस जगह के लिए निकली जहां उसने फोन फेंकने का दावा किया था। तौसीफ और रेहान को क्राइम ब्रांच की टीम आप देख पा रहे हैं इसी गाड़ी में लेकर जा रही है। बहुत मुमकिन है कि वारदात में इस्तेमाल कोई चीज बरामद करने के लिए तौसीफ और रेहान को क्राइम ब्रांच की टीम लेकर जा रही है। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक वो निकिता के परिवार से उसका फोन लेकर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। इस बीच क्राइम ब्रांच की टीम ने तौसीफ और रेहान को साथ बिठाकर पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि वारदात की प्लानिंग कैसे की गई, हथियार कहां से आया और अगर वो निकिता को अगवा कर लेते तो उनका आगे का क्या प्लान था। जहां तक वारदात वाले दिन की बात है तो तौसीफ के चाचा का कहना है कि उस दिन उन्हें तौसीफ के रंग ढंग से शक नहीं हुआ कि वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। मैंने घर में पूछा आकर के शाम को, मैंने पूछा क्या उसको कोई डिस्टर्ब था कि क्या? कल ऐसा कुछ था ही नहीं, नॉर्मल था बिल्कुल। यहाँ से नॉर्मल गया है, अब आगे का हमें पता नहीं। घर से नॉर्मल बच्चे तो इनकी उम्र क्या है, छोटे बच्चे हैं अभी तो इन्होंने बाहर निकलना भी नहीं सीखा है। ऐसी गोलमोल बातों की सच्चाई का पता अब एसआईटी लगाएगी जिसे निकिता हत्याकांड की जांच सौंपी गई है। जांच संभालते ही एसआईटी निकिता के घर पहुंची। आप देख पा रहे हैं जो एसआईटी की टीम है ये घर पर पहुंची हुई है। यहाँ पर जो पूरा परिवार है उनके बयान लेकर, इन सब के बीच तौसीफ ने अवैध हथियार से निकिता की हत्या की थी। वो अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही साथ i20 कार जिसमें बैठकर तौसीफ और रेहान घर पर पहुंचे, कॉलेज पर पहुंचे थे, वो i20 कार भी पुलिस ने रिकवर कर ली है। हालांकि पहले दिन एसआईटी ने घर वालों का बयान दर्ज नहीं किया। उसने बस ये जानकारी दी कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। उसकी जांच का दायरा 2018 तक जाएगा जब तौसीफ ने निकिता को किडनैप कर लिया था और निकिता के परिवार ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया और निकिता के परिवार ने केस वापस ले लिया था। अब जो मैंने एसआईटी बनाई है उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। हरियाणा पुलिस ने इस केस के लिए खास सरकारी वकील नियुक्त किया है और 30 दिन के अंदर पुलिस इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी। गुरुग्राम में नीरज वशिष्ठ के साथ अरविंदो झा, बल्लभगढ़, आज तक। इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।